स्टार्ट करें। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आज का जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसके पिछले क्लास में हमने किया था टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। हम ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं? ये हम कवर कर चुके हैं। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा। इसका मतलब होता है प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले में क्या? प्रॉमिस को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। एकदम आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल वर्ड में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। और इसके लिए जो लॉ है वो सेक्शन 51 से 58 बनाया गया है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के लिए। और मैं आपको कुछ अभी पढ़कर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, खाली सुनना अभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन है, डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में दिया रहता है, आपको पता है शुरुआत में ही है। वो क्या कहता है? प्रॉमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिसेस जिसमें कंसीडरेशन जो होता है ना, या पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन हम एक दूसरे के लिए देते हैं। मतलब पहला भी प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं तुमको ये दूंगा, और दूसरा प्रॉमिस कर रहा होता है मैं तुम्हें बदले में ये दूंगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सच प्रॉमिसेस आर म्यूचुअल प्रॉमिसेस। कौन से प्रॉमिसेस होते हैं ये? म्यूचुअल प्रॉमिसेस होते हैं। दैट इज प्रॉमिस फॉर ए प्रॉमिस। When one party gives the promise in consideration for the other promise, both the promises are called reciprocal promises. For example, in a transaction of sale, there are two reciprocal promises. अगर sales का transaction होता है उसमें दो reciprocal promises होते हैं। पहला, the buyer promise to pay the price. वो promise करता है कि मैं आपको इतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगा। और सेलर बोलता है मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा। अगर आप मार्केट में जाकर के तुरंत माल खरीद लेते हैं, ले लेते हैं और उसको पैसे भी दे देते हैं तुरंत, तो फिर वैसे केस में वो प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया ऑलरेडी। दोनों ही प्रॉमिसेस क्या हो गए? कंप्लीट। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको किसी भी पार्टी का कोई लायबिलिटी बचा ही नहीं। लेकिन सोचो क्या होगा अगर मान लो सपोज ए कहता है कि मुझे पर्टिकुलर माल आपसे चाहिए, तो बी कहता है कि ठीक है अभी तो नहीं है लेकिन मैं आपको विदिन 7 डेज डिलीवर कर पाऊंगा, मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ कंपनी में, 7 दिन के अंदर आएगा, मैं आपको दे दूंगा। हो गया पहला प्रॉमिस। और बी कहता है कि सुनिए जैसे ही माल डिलीवर होगा ना, डिलीवर करने वाले को ही मैं हाथ में पैसे दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दोनों ने अभी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। अब एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्या? काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। और ये 3 तरह के होते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी 3 तरह के होते हैं। पहला म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिसेस। मैं बताऊंगा ये क्या है। सेकंड है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिसेस। म्यूचुअल है बट क्या है वो? और तीसरा पॉइंट है इसमें म्यूचुअल एंड कंकरेंट। क्या फर्क है तीनों में समझ लो। नाम से क्लियर है, म्यूचुअल तो ठीक है दोनों सहमत है, और इंडिपेंडेंट प्रॉमिसेस का मतलब एक प्रॉमिस के फुलफिल होने का दूसरे प्रॉमिस के फुलफिल होने से कोई लेना देना नहीं। यानी पहला वाला इंतजार नहीं करेगा कि दूसरा वाला उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा तब हम फुलफिल करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। A agrees to sell the car and deliver the same to B on 1/1/2020। मतलब A ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कार दे दूंगा 1 जनवरी को, ईयर छोड़ दो 1 जनवरी को। बदले में B ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको प्राइस 15 जनवरी को पे कर दूंगा। क्लियर है? दोनों सहमत हैं? हाँ, तो दोनों का प्रॉमिस क्या है? इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस 1 जनवरी को फुलफिल करना होगा और दूसरा प्रॉमिस 15 जनवरी को। दोनों का एक दूसरे के प्रॉमिस के फुलफिल होने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रेसिप्रोकल तो है बट क्या है? इंडिपेंडेंट। सेकंड हो गया म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। When performance of promise by one party depends upon prior performance of promise by the other party, तो इसको रेसिप्रोकल भी कहेंगे, म्यूचुअल भी है और साथ में क्या है? डिपेंडेंट भी है। एग्जांपल, X agrees to construct a house for Y। X तैयार हो जाता है Y के लिए घर बनाने के लिए।
एक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा, घर बना दूंगा। वाई एग्रीज टू सप्लाई सीमेंट फॉर बिल्डिंग द हाउस, और वाई क्या करता है, बोलता है मैं तुम्हें सीमेंट सप्लाई करूंगा बिल्डिंग बनाने के लिए, तुम मेरे लिए घर बनाना, सीमेंट मैं दूंगा। क्लियर है? दोनों प्रॉमिस एक दूसरे पर डिपेंड करना है या नहीं? अगर वाई समय समय पर उसको सीमेंट अवेलेबल नहीं कराएगा तो क्या एक्स घर बना पाएगा? तो इसीलिए द प्रॉमिसेस आर कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। समझ गए पॉइंट? और तीसरा है म्यूचुअल एंड क्या, कॉन्करेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली पूरा करना होगा दोनों प्रॉमिस को। मैं तुम्हें माल दूंगा, उसी समय तुम मुझे क्या करना, पैसे दे देना। तो इसमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं है, दोनों प्रोमिसेस साइमल्टेनियसली क्या होंगे, फुलफिल होंगे या तो नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये तीसरा टाइप का प्रॉमिस हुआ म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो आप क्या करो, वहां पर वहां ये सब नहीं लिखा है, आपके नोट में नहीं लिखा है, तो आपको ज्यादा याद कुछ नहीं रखना है। पहला याद रखना है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रॉमिस फॉर ए प्रॉमिस याद रखना। और दूसरा, कितने तरह के रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, 3 तरह के, नोट कर लेना इस पॉइंट को खाली अपने नोट में कहीं पर भी। और अब हम शुरू करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में। सेक्शन 51 से 58 में क्या है, बोलो। तो पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, अच्छा पहले लिख लो जल्दी, पहले लिख लो। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट है सेक्शन 51। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के प्रोविजन। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस नहीं देना होगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा अगर सामने वाला प्रॉमिसी रेडी नहीं है और विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए। पहला पॉइंट सेक्शन 51। तो लिख रहा है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म। इसका मतलब ये कौन सा परफॉर्मेंस है, कॉन्करेंट वाला। मतलब ये कहीं ना कहीं ये तीनों में से कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो अभी जो पहला एग्जांपल है, पहला केस है कि इसमें प्रॉमिसेस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना था। नो प्रॉमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो यहाँ प्रॉमिसर को अपना परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रॉमिस ही रेडी नहीं है। तो एग्जांपल A and B contract that A can deliver the goods to B to be paid by B on delivery। A माल डिलीवर करेगा और B तुरंत क्या करेगा, पेमेंट करेगा। A need not deliver the good unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery। अगर डिलीवरी पर B तैयार नहीं हो रहा पेमेंट करने के लिए, बहानाबाजी कर रहा है, मतलब ना तो डायरेक्ट कोई बोलता है क्या, तो क्या बोलेगा कि सुनिए ना अभी ना मेरे पास 20,000 नहीं है, 20,000 पेमेंट करना था, 12,000 अभी है, 8,000 ना एक ऐसा इमरजेंसी है, ये हुआ वो हुआ, खर्च हो गए, देना पड़ा, मजबूरी थी, मैं आपको 2-4 दिन में ये बैलेंस पेमेंट क्या करूंगा, कर दूंगा। अगर फंस गया ए ट्रैप में तो वैसे कि इसमें डूबने के रिस्क क्या है, हाई है। तो अब ए की मर्जी वो प्रॉमिस फुलफिल करे या ना करे, इसमें डिफॉल्टर ए नहीं बनेगा, कौन बनेगा, बी, चाहे रीजन कुछ भी हो। बी ने कहा था फुल पेमेंट करने का प्रॉमिस, तो प्रॉमिस कौन फुलफिल नहीं कर रहा है, बी। अब आगे क्या होगा सुनो, इसके बाद ए को यहाँ पर डैमेजेस वसूल करने का अधिकार होगा। ए कह सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बी ने क्या किया है, रिपुडिएट किया है, तोड़ा है,
और बदले में मुझे इतने का नुकसान हो गया है, जो अब किसको भरना पड़ेगा? बी को। ऐसा हो सकता है। क्लियर? एनालिसिस, simultaneous performance of reciprocal promises. Reciprocal promises may have to be performed simultaneously, comma, or one after the other, यानी एक के बाद एक. Where A promises to deliver rice and B promises to pay the rice on delivery, both the promises are to be performed simultaneously and both A and B must be ready and willing to perform their respective promises. Such promise constitute concurrent condition. देखो वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर. कौन सा कंडीशन है ये? Concurrent. अंडरलाइन करो वर्ड. Simultaneous performance या concurrent performance दोनों क्या है? सेम है. And the performance of one of the promises is conditional on the performance of the other. If one of the promises is not performed, the other two need not be performed. If A in the above mentioned example is unwilling to deliver the rice on payment, A will be guilty of breach of promise. तो अगर यहाँ पर A unwilling है राइस देने के लिए, A unwilling है, B ready था पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ डिफॉल्टर कौन माना जाएगा? A. And the breach could relieve B of the obligation to perform his promise. B को पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन से वो क्या होगा? मुक्त हो जाएगा. And would enable B to treat the contract as an end. B मान लेगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म. कोई दिक्कत सेक्शन 51 में? सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो किसे पहले परफॉर्म करना होगा और किसे बाद में? ये हमारे ठीक वैसे ही है ना कि मुर्गी पहले आया या अंडा, ये वही सवाल है. मतलब पहले किसको? पहले आप दोनों पार्टी एक दूसरे को बोल सकते हैं यहाँ पर, और फिर वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा ही नहीं होगा. तो इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में पहले कौन? सेक्शन 52. When the order of performance of reciprocal promises is expressly fixed by the contract. अगर बहुत ज्यादा डाउट होना कभी भी, तो हमेशा क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट में वो बातें लिख देनी चाहिए. मामला क्या हो जाएगा? खत्म. सुनो, मैं बता रहा हूँ, डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि हम जब भी कोई बातचीत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई लेन देन करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को क्लियर नहीं करते हैं. क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये यहाँ लिखा है, बोल रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है प्रेफरेंस कि किसको पहले पूरा करना है, क्या कोई डाउट अराइज हो सकता है फ्यूचर में? आंसर इज नो. दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर. तो उस केस में तो उसी ऑर्डर में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पूरा होगा, परफॉर्म होगा. एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो ऑर्डर फिक्स नहीं किया गया है, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. तो nature of transaction जो कहेगा उसके हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब हर ट्रांजैक्शन के नेचर को देखना और समझना होगा, और तभी हम समझ पाएंगे कि किस पार्टी को परफॉर्मेंस पहले देना था. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर सिंपल एग्जांपल है गुड के डिलीवरी का और पार्टी के पेमेंट का. एक माल देगा, दूसरा पेमेंट करेगा. तो वैसे सिचुएशन में पहला पार्टी को तो ऑब्वियसली पहले माल लेकर जाना पड़ेगा ना. तो वो पहला पार्टी क्या कर रहा है? फोन कर रहा है दूसरे पार्टी को, सुनो मेरे पास माल रेडी है, लेकर आ जाओ. सामने वाला बोला ले आओ. तो पेमेंट रेडी है? हाँ रेडी है. तो बोलेगा पहले एक काम करो, वीडियो कॉल करो, दिखाओ मेरे पैसा है कि नहीं तुम्हारे पास सफिशिएंट. और जब आप पैसा दिखा दोगे तब मुझे यकीन होगा कि सच में आप पेमेंट करना चाहते हैं. क्या ये बचकानी हरकत नहीं है? यस. होना क्या चाहिए था? फर्स्ट पार्टी को उसे डिलीवरी के लिए ले जाना चाहिए था गुड. बोलो. और जब डिलीवरी कर रहा होता है उस समय उसको बोलना चाहिए कि पेमेंट लाओ, जैसे पिज्जा डिलीवरी होता है. नहीं होता है क्या? सिंपल एग्जांपल हो ना, पिज्जा डिलीवरी. पिज्जा वाला क्या बोलता है कि पहले पैसा मेरे हाथ में रखो तब पिज्जा दूंगा, या दे देता है? पिज्जा दे देता है. इतना रिस्क वो भी लेता है कि नहीं लेता? आप कैश ऑन डिलीवरी में माल मंगाते हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, तो क्या बोलता है वो? पहले पैसा रख हाथ में तब माल छूने दूंगा, नहीं तो छूने नहीं दूंगा. क्या बोलता है अगला ऐसा? इसका मतलब देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है. पहले पैसा आता है कि पहले माल? पहले माल. आप डिलीवरी के पॉइंट पर ले आइए और सामने वाले को डिलीवर करिए. अगर वो उस समय पेमेंट करने से डिनाई कर रहा है तो आप वहीं रुक जाइए, वहीं अड़ जाइए कि मुझे माल वापस चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं. क्लियर हो रहा है? ये तरीका है. लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा पहले हाथ में आना चाहिए तब मैं गुड टच करने दूंगा. ये कहना
लॉजिकल नहीं होगा। ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर जवाब मैंने दिया। अब ये हर केस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई ऐसी दुकानों में जाते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ के एग्जांपल। कई दुकानें में आप जाते हैं जहां पर आप जैसे रेस्टोरेंट में पहले खाते हैं फिर पैसा देते हैं, कि पहले पैसा देते हैं फिर खाते हैं? पहले खाते हैं फिर पैसा देते हैं। लेकिन कई जगह पर पहले आप पैसे देते हैं फिर खाते हैं, है ना? तो ये सिस्टम उसने बनाया है दुकानदार ने। मैंने कहा ना, जब भी डाउट अराइज हो आप अपना सिस्टम डेवलप कर लीजिए, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो अगर प्रीपेड वाला सिस्टम है तो पहले पैसा चुकाओ, टोकन देगा, उसके बाद आप जाकर सामान ले लो और बैठ के खा लो। क्लियर है एकदम पॉइंट? तो उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट के चांसेस नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? यानी थोड़ा सा रिस्क तो पार्टी को लेना पड़ता है, खास करके बेचने वाले को थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। बोलो ना, बेचने वाले को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। अब देखो ना, आपके मामले में उल्टा है, मैं हमेशा पहले पैसे लेता हूँ, बाद में सर्विस देता हूँ। बोलो, तो मैंने कहा ना, ये किस पर डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो वैसे सिचुएशन में, लेकिन जब मैं अगर मैं बात करूंगा दूसरे बिजनेस की, जैसे मॉड्यूलर किचन जब हम बना कर देते हैं, तो क्या मैं पार्टी को ये बोल पाऊंगा 100% पेमेंट पहले करूं तब मैं माल डिलीवर करूंगा बना करके? तो पार्टी देगा नहीं। जैसे सपोज 3 लाख का किचन है, तो वहां भी एग्रीमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, नहीं दिखाऊंगा अभी मैं, पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है। मैं सारे टर्म्स कंडीशन लॉ पढ़ रहा हूँ, तो इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। बोलो, ये पढ़ना सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करिए ना। तो मैं बहुत अच्छे से वो एग्रीमेंट बनाता हूँ, और एग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक पेज है जिसमें सारे टर्म्स कंडीशंस पहले से क्या है लिखे हुए। और कई ऐसे पार्टीज हैं जो एग्रीमेंट पढ़ते भी नहीं है, साइन मार देते हैं और एडवांस पे कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि अरे आप अभी क्यों मांग रहे हैं पैसे? तो भैया आप पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा था। जैसे मैं क्या करता हूँ, 60% या 70% तुरंत लेता हूँ, तुरंत। क्लियर है? 30% बिफोर डिलीवरी ऑफ शटर्स एंड अदर आइटम। तो इसका मतलब अगेन क्या हुआ, 90% तो पहले ही आ गया, और बचा हुआ 10 या 5% जो होता है वो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द किचन। तो हम लोग रिस्क से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। देखो क्यों ऐसा करना पड़ता है, उसका रीजन है। मुझे अपनी इंटीग्रिटी के बारे में पता है कि नहीं पता? पता है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पर क्या मुझे पता होगा अननोन आदमी के बारे में कि वो इंटीग्रिटी को फॉलो करेगा कि नहीं? नहीं पता है, डाउट रहेगा हमेशा। और एक और बात, वो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या मेरे साथ? नहीं। वो एक बार किचन लेगा, दोबारा कब लेगा पता भी है? नहीं। तो वैसे केस में किसके चांसेस ज्यादा है डिफॉल्ट करने? पार्टी के। समझ में आ रहा है? मेरा एक शॉप भी है जहाँ वो आकर के मेरे को पकड़ लेगा, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो मैं कहाँ पकड़ने जाऊंगा उसको? क्लियर है? लिटिगेशन होंगे। तो उसकी बजाय क्या है कि हम ऐसे टर्म्स कंडीशंस क्लैरिटी के साथ लिखें जिससे कि पार्टी को कोई डाउट ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या क्या डाउट्स होते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग इंस्टॉलेशन किचन जब बनाते हैं ना, किचन, उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है, मतलब आपका वायरिंग भी शिफ्ट करना पड़ता है नए डिजाइन के हिसाब से, प्लम्बिंग का काम होता है। और अगर सेमी ये किचन है, क्या बोलते हैं, सेमी मॉडलर, तो वैसे केस में मार्बल के पार्टीशंस लगते हैं, ग्रेनाइट लगता है ऊपर में, तो वैसे वो सब काम सिविल के अंडर में आता है, सिविल की कैटेगरी में आता है। तो अब कई पार्टी रहते हैं जो चाहते हैं सारा काम हम करके दें, तो वो भी करने को तैयार है। कई पार्टी चाहते हैं नहीं, सिविल का काम वो खुद कर लेंगे। तो हम एक एक चीज उसमें क्लियर करते हैं कि हम कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम अपने हेडेक हम नहीं लेते। उसका रीजन है, छोटा सा काम है, किचन में इलेक्ट्रिकल का काम बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो वैसे केस में कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक मिस्त्री आना चाहता है, कई बार नहीं आना चाहता, तो वो हेडेक किसका? पार्टी का। काम खत्म। तो हम उस जिम्मेदारी से क्या होगा, बच जाएंगे। हम किचन में टैप नहीं लगाते, कभी भी टैप नहीं देते। हम बोलेंगे सर टैप क्यों नहीं देते? रीजन है चॉइस का मामला। टैप कितनी वैरायटी का आ सकता है, बहुत। अब किसका क्या चॉइस होगा क्या पता। तो वैसे केस में बेटर है पार्टी खुद ही अपना टैप ले आए और लगा दे। मतलब प्लम्बिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम लगा देंगे, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो अपने लगा दें। हम मेनली फर्नीचर में डील करते हैं, किस पर? तो हम फोकस करते हैं फर्नीचर, किचन फर्नीचर, राइट। अब अगर हम ये बातें क्लैरिफाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ खाली हम बोल देंगे हम किचन बना कर दे रहे हैं, तो पार्टी क्या समझेगा? सब कुछ वही। पता है एक जगह क्या हुआ, पार्टी ने बोला मेरा किचन का जो डोर है ना
वो डोर का लैमिनेट भी तो चेंज करिए। बोले ये तो बात ही नहीं हुआ था ना, हमने उसको कंसीडर किया है। तो वैसे केस में फिर मैंने उनका एग्रीमेंट दिखाया। तो किचन का डोर का लैमिनेट चेंज करना, बाहर से भी लैमिनेट चेंज करना, फिर आप बोलेंगे बाकी घर का भी कर दीजिए। तो अगर मैं नहीं लिखूंगा एग्रीमेंट में तो वैसे सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, डिस्प्यूट अराइज होगा। बोलो, तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। जैसे मैं जब भी रेंट पर देता हूँ किसी कंपनी को, तो वैसे केस में टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है। बोलो, तो ये एग्रीमेंट मुझे किसी और से जाके नहीं बनवाना पड़ता कोर्ट में, मैं खुद ही बना लेता हूँ। वो जो काम करेंगे वो मैं खुद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लॉ का नॉलेज है। तो मैं उसमें अपने हिसाब पर, सबसे बड़ी बात, जब मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा तो बताओ टर्म्स कंडीशन किसके लिए फेवरेबल होंगे? ऑब्वियसली मेरे लिए। और मैं वही करता हूँ, मैं वैसे ही टर्म्स कंडीशन बनाता हूँ जो मेरे लिए फेवरेबल हो। अगर सामने वाले को वो मंजूर नहीं तो एग्रीमेंट साइन ना करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली 100 में से 95-97 लोग उस एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ते भी नहीं और साइन मार देते हैं। क्यों? उनको जगह चाहिए, मोटा मोटी बात हो गया ना, साइन मारते हैं, पैसे दे देते हैं, काम चालू। जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। आपको पता होता है एग्रीमेंट की कीमत कब होती है? जब कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट करे, जब दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट के साथ काम करते रहते हैं, तब तक किसी को भी कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती उस एग्रीमेंट में देखने की। लेकिन जैसे डिस्प्यूट होता है, मतलब सामने वाला डिफॉल्ट करता है, तब वहां पर एग्रीमेंट पावरफुल हो जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? वापस आते हैं। तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में बोला है कि नेचर ऑफ क्या, ट्रांजैक्शन को देख करके फिर तय किया जा सकता है कि किसको अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी पड़ेगी। एग्जांपल, A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A और B ने तय कर लिया मैं 50 लाख रुपए में तुम्हारा घर बना कर दूंगा। A promised to build the house must be performed before B promised to pay for it. तो वैसे केस में A को पहले घर बना के देना होगा तभी B पेमेंट करेगा। अगर A को समय समय पर पेमेंट चाहिए था पार्ट में, तो उसको एग्रीमेंट में लिखना चाहिए था कि इतना % काम पूरा होगा तो इतना पेमेंट, उसके बाद इतना % काम पूरा होने पर इतना पेमेंट। मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कभी दिखाऊंगा मौका मिलेगा तो। जैसे हम लोग टंकी प्रोजेक्ट करते हैं फर्नीचर का, पूरे घर का, नॉट फर्नीचर, उसमें टाइलिंग, टॉयलेट, किचन सब कुछ आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल सब कुछ आता है उसमें। और वो एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो मैं करीब 3 से 4 पेज का एक एग्रीमेंट मैं ड्राफ्ट करता हूँ पेपर के लिए, अपनी वाइफ के लिए। और उसके बाद उस एग्रीमेंट को सामने वाले को पास करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली मेरे साथ कि किसी क्लाइंट ने बोला कि आप ये वाला सामान, क्लाइंट क्या चाहता है सुनना, फ्यूचर में वो जब काम शुरू होता है ना तब उसको समझ में नहीं आता। जब वो पैसे की बात करता है स्टार्टिंग में, तब उसका बजट, उसको क्या लगता है हमेशा कम से कम रहे। लेकिन जब काम शुरू होता है ना तो उसको लगता है मेरे को मटेरियल जो मिले वो महंगा से महंगा मिले। बात समझो, राइट? अब वो दुकान जाएगा, हम लोग चॉइस कराते हैं, टाइल्स पसंद करिए, ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, जो सबसे महंगा, सबसे अच्छा, साइज में सबसे बड़ा पसंद कर लेगा। ठीक है, तो करिए पसंद। आपका सामना किससे हो रहा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, उसको ये बात नहीं पता है। एग्रीमेंट में सब कुछ क्या है, साफ साफ लिखा रहता है। टाइल्स का मैक्सिमम रेट क्या होगा, लैमिनेट जो होगा वो कितने mm थिकनेस का होगा, उसका मैक्सिमम प्राइस क्या होगा। आपको मैं जो एक लॉक भी दूंगा ना, वो कौन से ब्रांड का होगा, कितने प्राइस का होगा, सब कुछ पहले से मेंशन होगा। अब उस केस में जैसे ही आप वेरिएशन में जाओगे तो आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। अगर मैं जानबूझकर लिखता हूँ, तो कई ऐसे लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, लिखते नहीं है, फिर बाद में झंझट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। वैसा नहीं करना। क्लाइंट जब भी बोले कि ये तो आपने बोला था ऐसा देंगे, मैंने बोला देखिए क्या लिखा है, जो लिखा मैं उसको क्लाइंट डिनाई नहीं कर सकता कभी। आपने मुंह से बोला था ना उसके साथ 3 महीने पहले क्या बात की थी, चौथे महीने वो डिनाई कर जाएगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, राइट? लेकिन एग्रीमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी के साथ काम करें, हम बिजनेस करें, तो वैसे केस में हम इन एग्रीमेंट को सही ढंग से ड्राफ्ट करें। समझ में आ रहा है? बहुत दिमाग के साथ, जिससे कि आपको फ्यूचर में अननेसेसरी के डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सबसे पहले बोला सेक्शन 52 में
कि या तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तय होगा एग्रीमेंट में, फिर उसी के हिसाब से एक पार्टी परफॉर्म करेगा फिर दूसरा। अगर तय नहीं हुआ तो बताओ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 52। The order of performance may sometimes be indicated not expressly. Order performance कई बार expressly indicate नहीं होता but by the nature of transaction, और कई बार वो nature of transaction से तय होता है। For example, A and B contract that A shall make over his stock in trade to be at a fixed price. Make over बोलो चाहे hand over बोलो, मतलब A अपना stock in trade किसको देगा? B को। किस प्राइस में? फिक्स प्राइस में। And B promises to give security for the payment of the price. और B क्या प्रॉमिस करता है कि वो प्राइस पेमेंट करने के लिए क्या देगा? प्राइस पे नहीं करेगा, उसके लिए क्या देगा? सिक्योरिटी देगा। मतलब वो सिक्योरिटी दे देगा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको पेमेंट एक महीने बाद करूंगा, लेकिन अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो ये सिक्योरिटी है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे बैंक गारंटी हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरा बैंक आपको पे करेगा, बैंक गारंटी देता है, ऐसा होता है। तो वैसे सिचुएशन में A promise to make over the stock need not be performed until the security is given by B। यहाँ पे A पहले सिक्योरिटी चेक करेगा तब ना देगा। बात को समझो, पेमेंट आ रहा है नहीं, लेकिन बात क्या हुई थी? सिक्योरिटी देगा। तो सिक्योरिटी दिखाओ या सिक्योरिटी दो और माल ले लो। अगर आप सिक्योरिटी बोलेंगे मैं बाद में दूंगा तब तो फिर गड़बड़ मामला है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही कहता है कि सिक्योरिटी पहले देना होगा तब वो गुड्स का डिलीवरी देगा। कोई दिक्कत? सेक्शन 53 अगला सेक्शन, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब एक पार्टी उस इवेंट को होने से रोक रहा है, कंप्लीट होने से रोक रहा है। When a contract contains reciprocal promises and one party of the contract prevents the other from performing his promise, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को उसके प्रॉमिस को पूरा करने से रोक रहा है, the contract becomes voidable at the option of the party who prevented। जिसको रोका गया उसकी मर्जी पर ये voidable होगा contract and he is entitled to compensation from the other party। वो दूसरे पार्टी से क्या ले सकता है? Compensation for any loss he may sustain in consequence of non-performance of the contract, और वो compensation की डिमांड कर सकता है। For example, A और B ने execute किया था एक contract for some work for A for 1000 rupees। B execute करके देगा कोई काम A को, बदले में कितना लेगा? 1000। B is ready and willing to execute the work accordingly। B काम करने के लिए तैयार बैठा है, A ना जानबूझ करके उसके सामने नहीं आ रहा, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, डिसअपीयर हो जा रहा है, ताकि A को लग रहा है कि अगर वो काम कर देगा तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तो एक काम करो कि उससे डिसअपीयर हो जाओ कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो काम को पूरा ना कर पाए और बाद में बोलो अरे तुमने तो काम किया नहीं, पैसा किस बात का? मतलब एक चालाकी कर रहा है यहाँ पर। तो देखो, but it prevents him for doing so। This contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from a compensation for any loss which he has incurred by its non-performance। तो पूरा नहीं होने पाने की वजह से A यहाँ पर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। सॉरी, B रोक रहा है ना, B को रोका जा रहा है, तो B डिमांड कर सकता है क्या? कंपनसेशन। एग्जाम्पल 2, इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब पेड़ खड़ा है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? सेलर ने बोला कि मैं इसे कट करूंगा और कॉर्ड करना मतलब उसको बांधूंगा, कट्टर बना दूंगा बहुत सारे, और फिर तुम इसे ले जाना एक प्राइस के बदले में। अब आगे क्या हुआ? वेयर अपॉन बायर इज टू टेक इट अवे एंड पे फॉर इट, मतलब जब ले जाने आएगा तब पैसे देगा और ले जाएगा। द सेलर कॉर्ड ओनली अ पार्ट ऑफ द टिम्बर, उसने कुछ तो कॉर्ड कर दिया काट करके और बाकी को कॉर्ड नहीं किया, पूरा ढेर एक साथ पड़ा हुआ है, कॉर्ड नहीं हुआ अभी। तो बताओ यहाँ पर कितने नेग्लिजेंसी के लिए कौन लायबल होगा यहाँ पर? सेलर। In that event, the buyer must avoid the contract and claim compensation from the seller for any loss which he may have sustained for the non-performance of the contract। अब यहाँ देखो, बायर अगर चाहे सीधा साधा है तो वो क्या करेगा? अपने साथ एक आदमी लाएगा, अपने ही बांधेगा और उठा के ले जाएगा, ये भी हो सकता है, वॉइडेबल है उसका कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लेकिन अगर बायर बोल रहा नहीं ऐसे कैसे लूंगा मैं, तो वो चाहे तो डिनाई कर सकता है और उस केस में डिफॉल्टर माना जाएगा सेलर को। क्लियर है पॉइंट? Section 54, effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting